जय हिंद। क्लास 7 JCERT का हम लोग इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। चैप्टर का नाम है मध्यकाल में भारत। इससे पिछले कक्षा में हम लोग जो है प्राचीन इतिहास बारे में पढ़े हैं। इसमें हम लोग मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे और क्लास 8 में जो है आधुनिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के यहाँ इस चैनल पर जो है बोर्ड एग्जाम का स्पेशल तैयारी करवाया जाता है। क्वेश्चन आंसर भी आप लोग का करवाया जाता है। हर एक चीज का, हर एक सब्जेक्ट का जो है वो तैयारी अच्छे से करवाया जाता है। तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए। तो इतिहास जो है वो हजारों साल पहले मानव के विकास की यात्रा की कहानी है। मतलब इतिहास क्या है? हजारों साल पहले मनुष्य किस तरह से रहते थे, किस तरह से उस लोग विकास किए, उसकी कहानी है इतिहास। और इतिहास के विभिन्न समय सीमा को समझने के लिए इसको 3 कालखंड में बांटा गया है। इतिहास को समझने के लिए, अच्छा से समझने के लिए इसको 3 भाग में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। पिछले कक्षा में हम लोग जो है वो प्राचीन के बारे में पढ़े हैं, है ना। भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा होगा आपने। और आधुनिक भारत के इतिहास की जानकारी जो है आपको अगला कक्षा में मिलेगा, है ना। आधुनिक के बारे में हम लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे और इस कक्षा में जो है वो मध्यकाल इतिहास के बारे में पढ़ना है। तो भारत के इतिहास का मध्यकाल लगभग जो है 1000 वर्ष का है। मतलब भारत का जो इतिहास है, मध्यकाल इतिहास, वो लगभग जो है कितने दिनों का है? 1000 साल का। और इन 1000 वर्ष में भारत में तरह तरह का परिवर्तन हुआ, है ना। कई तरह के सामाजिक परिवर्तन हुआ, राजनीतिक परिवर्तन हुआ, आर्थिक परिवर्तन भी हुआ। तो इन परिवर्तनों की पड़ताल करने के लिए, है ना, इतिहास का विकास धारा को समझने के लिए ये जरूरी है। अब हम लोग यहाँ आगे देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र, है ना, कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, तो इतिहास की जानकारी के लिए वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को जानना बहुत जरूरी है। मतलब किसी इतिहास को अगर समझना है, किसी भी क्षेत्र का इतिहास को समझना है, तो उसका वहां के भौगोलिक परिस्थिति, मतलब वहां के भूमि के बारे में बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। वहां के भूमि के बारे में जानेंगे तब जो है कहीं का इतिहास को हम लोग जान पाएंगे। भौगोलिक जानकारी के लिए मानचित्र एक जो है सशक्त माध्यम है। मतलब देखिए, कहीं की भौगोलिक जानकारी अगर प्राप्त करना है, जानना है कहीं की भूमि के बारे में, तो उसके लिए एकमात्र जो है वो माध्यम है वो मानचित्र। मानचित्र के जरिए जो है ना हम लोग वो कहीं के भी जो है वो भौगोलिक परिस्थितियों को हम लोग वहां का समझ सकते हैं। मतलब किस तरह का भूमि है वहां। तो मानचित्र की आवश्यकता का जन्म हुआ है इसी के चलते, है ना। व्यापार एवं साम्राज्य में जो है वो व्यापार एवं साम्राज्य के विस्तार ने मानचित्र की आवश्यकता को जन्म दे दिया है। मतलब लोग व्यापार करने के लिए जो है वो और विस्तार करना है तो उसके लिए मानचित्र जरूरी है। तब तो पता चलेगा कि कौन एरिया कितना दूर तक है ना। तो मानचित्र के विकास का श्रेय जो है अरब का एक भूगोलवेता था, और उसको जाता है। मानचित्र सबसे पहले अरब का एक भूगोलवेता है, उसको जाता है। मानचित्र के माध्यम से वहां के व्यापारियों ने भारत जो आकर मानचित्र की महत्व को प्रति भारतीय की रुचि जगाया। देखिए यहाँ क्या बोला है कि किसी भी भौगोलिक परिस्थितियों की जानना है तो उसके लिए हम लोग के सबसे जरूरी चीज जो है मानचित्र है। मानचित्र के जरिए ही हम लोग जो है वो कहीं के भी मतलब बारे में जान पाएंगे। आप प्राचीन भारत में मानचित्रकारी का ज्ञान नहीं था, है ना। पहले जो था मानचित्र के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। और व्यापार साम्राज्य का विस्तार के लिए जो है ना मानचित्र जन्म दे दिया। मानचित्र के विकास का श्रेय जो है अरब का भूगोल, है ना, अरब एवं यूरोप के जो भूगोलवेता थे उनको जाता है। और मानचित्र के माध्यम से वहां के व्यापारी लोग जो है भारत में आने के बाद उनका महत्व को और बढ़ा दिया। मानचित्र एक आगे दिखाया गया है पहले पृष्ठ में। और यह मानचित्र जो है अरब के जो भूगोलवेता है अल इदरिसी, है ना, उसके द्वारा बनाया गया है 1154 ईस्वी में। मानचित्र एक जो है अगला प्रश्न में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, अल इदरिसी के द्वारा 1154 ईस्वी में जो है वो मानचित्र बनाया गया है। और विश्व के मानचित्र में भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया गया, वो जो है अल इदरिसी के द्वारा जो है ना वो पूरा विश्व का जो मानचित्र बनाया गया था 1154 में। अल इदरिसी जो बनाया है वो पूरा दुनिया का मानचित्र था, और उस मानचित्र में भारत को भी दिखाया है। और इस मानचित्र में आपको दक्षिण भारत के इलाका का वर्तमान उत्तर भारत क्षेत्र में दिखाया गया। मतलब पहले अभी भारत में जो दक्षिण है ना, भारत के दक्षिणी इलाका वाला जो है वर्तमान में उत्तर भारत के क्षेत्र में दिखाया गया। उसी तरह से श्रीलंका द्वीप भी इस मानचित्र में ऊपरी हिस्सा में अंकित किया गया। मतलब ये अल इदरिसी के द्वारा जो मानचित्र बनाया गया है इसमें भारत को भी दिखाया गया है, श्रीलंका को भी दिखाया गया है। और मानचित्र 2 है उसमें भी देखना है। मानचित्र 2 में जो है वो इस मानचित्र में फ्रांस के मानचित्रकार जो है वो गिलीलाम, है ना, गिलीलाम द लिस्ले के द्वारा बनाया गया था 1720 ईस्वी में। और ये विश्व का नक्शा से लिया गया है, पूरा दुनिया का ये भी मानचित्र बनाया गया है। और इसमें जो है ना इसमें जो है भी भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया गया है, लेकिन ये दोनों मानचित्र में ना भारत के बारे में जो दिखाया गया है वो दोनों में काफी अंतर देखने के लिए मिलता है। अब अंतर क्या है वो चीज हम लोग देखते हैं। इसका कारण यह है कि दोनों चित्रों को बनाए जाने का काल अवधि उपमहाद्वीप के बारे में सूचना काफी बदल गया था। मतलब अल इदरिसी के द्वारा जो मानचित्र बनाया गया था उस समय दूसरा भौगोलिक परिस्थिति था, और जो ये इसके द्वारा जो बनाया गया उस समय दूसरा था। वो इसलिए दोनों मानचित्र में जो है काफी परिवर्तन भी दिखाई देता है, अंतर भी दिखाई देता है। अब चित्र 2 में भारत के उपमहाद्वीप का वर्तमान मानचित्र से जो है बहुत मिलता जुलता है। मतलब दूसरा जो मानचित्र बनाया गया ना, और अभी जो भारत का मानचित्र है या फिर तो पूरा विश्व का मानचित्र है, वहां भारत के साथ में दोनों मिलता जुलता बहुत ज्यादा है।
लेकिन अल्दरिसी के द्वारा बनाया गया था उससे बहुत अलग है। अब मानचित्रकार कौन होता है? तो मानचित्र या नक्शा को बनाने वाला व्यक्ति को जो है वो मानचित्रकार कहा जाता है, और इस कला को मानचित्रण या फिर तो मानचित्रकारी भी बोला जाता है। अब यही चित्र जो है वो अल्दरिसी के द्वारा बनाया गया था, ये वाला मानचित्र है ना, ये अल्दरिसी के द्वारा बनाया गया है। अब स्पेन में जन्मे, है ना, अल्दरिसी कौन है? तो स्पेन में जन्मे अल इदरीसी जो है वो 1100 से लेकर 1165 का एक महान भूगोलवेता और लेखक भी थे, और उन्होंने जो है वो न सिर्फ एक ऐतिहासिक व कीमती जानकारी दी, बल्कि पृथ्वी के कई हिस्सों का नक्शा भी बना बना के दिए हैं, जिसे दुनिया भर के भूगोलवेता उसका लगभग जो है 3 साल तक, है ना, बिना बदलाव किए 300 साल तक भूगोलवेता जो था वो बिना बदले उस मानचित्र को जो है ना इस्तेमाल किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस हो गया, वास्को डी गामा हो गया, वही नक्शा से जो है ना वो मतलब अलग अलग देश को खोज किए थे। अब बात आता है कि जब कोई इतिहासकार, है ना, जब कोई इतिहासकार प्राचीन दस्तावेज, नक्शा और लेखों का अध्ययन करता है तो उसके लिए उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा सूचनाओं के संदर्भ में ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। अब इसका कारण यह है कि समय के साथ साथ इसमें काफी बदलाव भी हुआ है ना। उदाहरण के लिए वर्तमान में कलिंग नाम है एक जगह, है ना, जो ये अभी अभी तो फिलहाल नहीं है, वर्तमान में जो था वो कलिंग नाम का कोई स्थान नहीं है, लेकिन ये कभी जो था वो कलिंग नाम का एक अंग हुआ करता था, जो कि उड़ीसा का था, है ना, उड़ीसा का ये अंग हुआ करता था कलिंग। वर्तमान में अभी कलिंग है नहीं, लेकिन पहले जो था वो उड़ीसा का ये अंग हुआ करता था, और सूचनाओं और संदर्भ के अनुसार जो है ये बदलाव के क्रम में भाषा और अर्थ भी बदलाव होता है। जैसे कि मध्यकाल में फारसी तथा आधुनिक फारस के भाषा में जो काफी अंतर है, मतलब मध्यकाल में जो फारस भाषा बोला जाता था और अभी के जो आधुनिक काल के फारस भाषा है, ये दोनों में क्या है, बहुत ज्यादा भिन्नताएं पाया जाता है। और ये भिन्नताएं सिर्फ व्याकरण एवं शब्द भंडार का नहीं है, बल्कि समय के साथ साथ शब्दों का भी, अर्थों का भी दिखाई देता है, मतलब शब्द, अर्थ, सब चीज का मतलब जो है अंतर दिखाई देता है। आज हम लोग जो है वो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारत के लिए करते हैं, लेकिन 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार लोग जो थे वो मिनहाज ए सिराज ने इस शब्द का प्रयोग केवल पंजाब और हरियाणा और गंगा यमुना नदी के बीच में जो स्थित क्षेत्र था उसके लिए किया जाता था। समझिए यह बात कि हिंदुस्तान, हम लोग आज पूरा भारत के लिए हिंदुस्तान वर्ड बोलते हैं, लेकिन 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार जो था मिनहाज ए सिराज, वो हिंदुस्तान खाली बोलता था, किसको पता है, पंजाब को, हरियाणा और गंगा और यमुना नदी के बीच में जो क्षेत्र था ना उसको हिंदुस्तान बोला जाता था, लेकिन अभी पूरा भारत को हिंदुस्तान बोला जाता है। अब ये सभी क्षेत्र दिल्ली सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में जो है वो पाया जाता है। कालांतर में जो है था वो सल्तनत का विस्तार दक्षिण भारत में भी हुआ था, लेकिन हिंदुस्तान शब्द का दक्षिण भारत का समावेशित कभी नहीं हुआ था। 16वीं सदी में बाबर ने भी जो था वो इस शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी तथा यहाँ के लोग के रहन सहन के लिए वर्णन किया था बाबर के द्वारा। अब इसके पहले जो है 14वीं सदी में कवि अमीर खुसरो ने भी भारत का भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पहचान के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन उस काल में हिंदुस्तान शब्द से वर्तमान देश के राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ भी नहीं जुड़ा हुआ था उसमें। अब यहाँ बोल रहा है कि सोचिए, क्या आपको ऐसा कुछ और शब्द को ध्यान आता है जिसका अर्थ अलग अलग संदर्भ में बदल जाता है? मतलब कुछ ऐसा शब्द है जिसको कि मतलब इसका कभी दूसरा अर्थ निकलने लगता है, कभी दूसरा अर्थ निकलता है। हम लोग देखेंगे मध्यकाल में भारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन, मध्यकाल में भारत में क्या क्या परिवर्तन हुआ। सबसे पहले तो 1000 वर्ष के अंतराल में भारत में अनेक परिवर्तन बड़े पैमाने पर हुआ है, और यह परिवर्तन जो है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धर्म के क्षेत्र पर हुआ है। 1000 साल में, मध्यकाल जो है कितने दिनों का है, 1000 साल का है, और इस 1000 साल में जो है भारत में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, तो राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, आर्थिक परिवर्तन हुआ है, सामाजिक परिवर्तन हुआ है, धर्म के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। हर्षवर्धन, है ना, हर्षवर्धन की मृत्यु होता है, उसके बाद पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कई क्षेत्रीय राजा का उदय हो जाता है। देखिए हर्षवर्धन जो है वो शक्तिशाली राजा था। अब उसका जब मृत्यु होता है तो भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग जो क्षेत्रीय राजा था ना, वो सब जो है वो राजपाट करने के लिए जो है वो उभर आते हैं अपना अधिकार जमाने के लिए। अब बड़े क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त करने के लिए इन राजाओं के अक्सर लड़ाइयां भी होता था। बड़े बड़े मतलब हर राजा, क्षेत्रीय राजा सोचता था कि हम जो अपना क्षेत्र को बहुत लंबा चौड़ा तक रखेंगे, और उसके लिए अलग अलग क्षेत्रीय राजा के सामने इसको लड़ाई भी लड़ना पड़ता था। और अलग अलग भाषा एवं संस्कृति के चलते बाहरी खतरों से निपटने में एकजुट भी नहीं हो सके। मतलब अलग अलग भाषा लोग सब बोलते थे, अलग क्षेत्र में अलग भाषा बोला जाता था, और ये लोग जो है दूसरा जगह से जो भी खतरा आता है उससे लड़ने के लिए एकजुट भी नहीं हो पाते थे, ये अलग अलग भाषा के चलते। अब इसका परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम यह हुआ कि भारत में कई बाहरी आक्रमण भी हो गया, और इन आक्रमण के सफलता के बाद नए नए राजा का स्थापना हो गया। मतलब यहाँ देखिए, जब हर्षवर्धन का मृत्यु होता है उसका बाद जो है यहाँ के जो स्थानीय मतलब जो राजा रहते हैं वो लोग आपस में लड़ाइयां लड़ने लगते हैं कि ये ज्यादा क्षेत्र हम रखेंगे, हम ज्यादा क्षेत्र रखेंगे। और इस वजह से यहाँ अलग अलग भाषा भी था, तो जो बाहर से जो लोग आक्रमण करते थे तो इसमें जो है ये लोग एकजुट होकर
लड़ नहीं पाता था। अब इसका परिणाम ये हुआ कि बाहर से राजा आके, दूसरा जगह का राजा आके यहाँ जो है वो राज स्थापन कर लिया। उसी प्रकार जो है मुगल वंश के पतन के काल में क्षेत्रीय राजा फिर से उभरने लगे थे। अब जब मुगल यहाँ आया, मुगल वंश पूरा राज किया, उसके बाद मुगल वंश का जब पतन हो गया ना, तो उसके बाद फिर क्षेत्रीय राजा थे वो लोग फिर उभरने लगे। अब 13वीं सदी में तुर्कों एवं अफगानों के जो है तथा 16वीं सदी में भारत में मुगलों के साम्राज्य की स्थापना हुआ था। और इस लंबे समय अंतराल में जो था हिंदू एवं मुस्लिम में आपसी संपर्क के कारण जो है इस उपमहाद्वीप में ऐसी संस्कृति का भी जन्म हुआ जिसे हिंदू एवं मुस्लिम परंपरा समावित था। मतलब देखिए यहाँ क्या हुआ कि जब 13वीं सदी में तुर्की लोग है ना, तुर्की के लोग जो थे अफगानिस्तान के लोग थे, तथा 16वीं सदी में भारत में जो मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ था, ये लंबे समय अंतराल में क्या हुआ था, हिंदू और मुसलमान को आपस में जो है वो संपर्क के कारण इस महाद्वीप में जो है उपमहाद्वीप में एक ऐसी संस्कृति का भी जन्म हुआ जहां हिंदू और मुस्लिम जो था दोनों मिला हुआ था। और इस संस्कृति की छाप स्पष्ट रूप से मध्यकाल भाषा में जो था साहित्य, चित्रकला और वास्तुकला और मूर्तिकला से दिखाई देता है। मतलब ये चीज का पता कैसे चलता है, तो इस चीज का पता साहित्य से चलता है, चित्रकला से चलता है, वास्तुकला, मूर्तिकला, ये सारा चीज से इस सबका पता चलता है। अब नेक्स्ट आता है प्रौद्योगिकी में बदलाव। अब यही मध्यकाल में प्रौद्योगिकी में भी बदलाव आया है ना। प्रौद्योगिकी मतलब जो फैक्ट्री है ये सब में बदलाव आया। तो इस काल में अलग अलग समय पर कुछ नवीन प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग हुआ। मतलब मध्यकाल समय में जो 1000 वर्ष तक जो लगभग चला था, इस काल में जो प्रौद्योगिकी में भी बदलाव आया, फैक्ट्री में बदलाव आया था और अलग अलग प्रयोग इसका शुरू कर दिया गया था। कृषि के लिए है ना, कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने के लिए मिला, बहुत ज्यादा बदलाव देखने के लिए मिला। क्या बदलाव मिला, तो इस अब जो है सिंचाई जो था वो रहट से होने लगा था। मतलब ये प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा विकास हुआ था। तो रहट से जो है वो सिंचाई करने लगा था, जिसमें कि उत्पादन भी वृद्धि हो गया था। और कताई करने के लिए जो है ना, कताई करने के लिए जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं उसको, सूत को काटने के लिए इसी काल में जो था वो चरखा का है ना ये प्रयोग किया गया था। चरखा का प्रयोग किया था। और इसी काल में जो है वो युद्ध के दौरान, जब युद्ध हो रहा था उसके दौरान तोप और बारूद और अन्य हथियार का भी प्रयोग किया गया था। मतलब जो है ये सब क्या है, प्रौद्योगिकी, मतलब ये उद्योग से बनने वाला चीजें या फिर तो ये इस तरह की चीजें जो है वो मध्यकाल में विकास हुआ था। और इसी काल अवधि में जो है आलू हो गया, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी जैसे अलग अलग फसल जो था वो विदेशों से जो है वो भारत लाया गया था। अब नेक्स्ट आता है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। इस चीज भी हुआ था मध्यकाल में। तो मध्यकाल में लोग जो थे, मध्यकाल में लोगों की गतिशीलता में वृद्धि होने लगी थी ना। लोगों की गतिशीलता में क्या हुआ था, मध्यकाल में वृद्धि हुआ था, जिसकी वजह से जो है रोजगार का अवसर भी और काम धंधों की तलाश में लोग जो था एक स्थान से दूसरे जगह जाने लगे थे। देखिए नए सामाजिक और राजनीतिक समूह में बदलाव हुआ था। तो क्या बदलाव हुआ था, तो इसमें जो था मध्यकाल में लोगों की गतिविधियां, कार्य करने की जो है ना उसमें वृद्धि होने लगी थी। और लोग जो थे वो रोजगार के अवसर के लिए जो थे और काम धंधे के तलाश के लिए जो थे वो लोग एक जगह से जो थे वो दूसरे जगह जाना शुरू कर दिए थे, आना जाना बढ़ गया था। और यहाँ की खनिज संपदा और व्यवसाय की संभावना विदेशियों को जो है आकर्षित किया। अब उसी प्रकार जो है भारत में जितना भी खनिज था, यहाँ का मसाला था, ये विदेशी लोगों का जो है वो आकर्षित करने लगा। उधर के लोग भी जो है यहाँ आने लगा व्यापार करने के लिए। और इस काल में नए नए सामाजिक समूह का भी उदय हुआ। और यही समय में जो है वो मध्यकाल में ही अलग अलग समूह का मतलब उदय हुआ था, जिसमें कि राजपूत एवं है ना, राजपुत्र को जो है महत्वपूर्ण उभरा हुआ मतलब माना जाता था। राजपुत्र जो था है ना, जिसे राजा का पुत्र होता है, जिसमें राजपुत्र एक महत्वपूर्ण समुदाय के रूप में उभरा। राजपुत्र शब्द का अर्थ जो होता है वो राजपुत्र है ना, राजपुत्र जो है वो शब्द निकला हुआ है राजपुत्र से, जिसका अर्थ होता है राजा का पुत्र। और इस काल में इस शब्द का प्रयोग आम तौर पर जो है ना एक योद्धा राजा जो होता था उसके सामंत के लिए ये वर्ड का यूज किया जाता था। और यह वर्ग अपने क्षत्रिय वर्ण होने के दावा भी करते थे। और योद्धा जो योद्धा होते थे वो अलग अलग शासकों का और सेनाओं का जो है सेवा भी करते थे। तो ये चीज यहाँ देखने के लिए मिला था मध्यकाल में। अब मध्यकाल के दौरान जंगल के साफ कर करके है ना, जंगल जो था उसको साफ किया गया और कृषि योग्य भूमि में वृद्धि भी किया जा रहा था। और कुछ क्षेत्रों में तो यह परिवर्तन अपेक्षाकृत अधिक तेजी से हुआ, लेकिन परिणाम स्वरूप जंगल में रहने वाला आदिवासी जो लोग रहते थे, जो आदिवासी जो जंगल में रहते थे, उन लोगों को विवश होकर वहां से उसका जगह भी छोड़ना पड़ गया था। इसमें कई किसान भी थे है ना। कुछ किसान के पास तो कम जमीन था, तो किसी के पास जमीन ही नहीं था। और छोटे किसान कर चुकाने के लिए अतिरिक्त स्थानीय मालिक वर्ग को बेगार के लिए मतलब जो है मजबूर थे। देखिए यहाँ क्या था कि कुछ किसान के पास जमीन था, किसी के पास जमीन भी नहीं था, कम था, किसी के पास तो कुछ था ही नहीं। तो ऐसे में जो छोटे किसान थे तो उनको बेगार मतलब कर देने मतलब कर नहीं चुका पाते थे, उसके वजह से जो उसको बेगार मजदूरी करना पड़ता था। बेगार मतलब कि जो काम कर लिया उसके बदले में उसको कुछ नहीं मिला, इस तरह से करना पड़ता था। अब समाज में आर्थिक एवं सामाजिक असमानताएं भी बढ़ रहा था। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा था, लोग की जातियां उपजातियां में बढ़ने लगा था, अलग अलग जाति में बढ़ने लगा था, जिस तरह से अंतर हुआ है ना, गरीबी और अमीरी का।
सामाजिक एवं आर्थिक हैसियत में उन्हें समाज में ऊंचा और नीचा भी मतलब दिखाने लगा, है ना। समाज जो था, जिसका पास ज्यादा संपत्ति आ गया ऊंचा दर्जा मिलने लगा, जिसका पास नई संपत्ति रह पाया वो उसका नीचा दर्जा मिलने लगा, इस तरह से होने लगा, समाज ऊंच नीच में बंट गया था। अब विभिन्न क्षेत्रों में किसी भी जाति का विशेष दर्जा भी अंतर था, अर्थात एक ही जाति के किसी क्षेत्र में प्राप्त दर्जा दूसरे क्षेत्र से अलग हो जाता था। इतना ही नहीं बल्कि समाज में कुछ पेशेवर भी जाति का दर्जा मिल गया था, है ना। पेशेवर जाति मतलब जो है कि वो सबको वही पेशा, जैसे कि सुनार है तो सुनारे का पेशा, वो सब इस तरह की जाति मिल गया था। राज दरबार में लिपिक या मुंशी का काम करने वाले लोगों को कायस्थ कहा जाने लगा था। राज दरबार में जो मुंशी का काम करता था, है ना, लिपिक मुंशी का काम करता था, उन लोगों को जो है वो कायस्थ भी बोला जाने लगा था। अब बेगार का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ बेगार का मतलब लिखा हुआ है, जब किसी मजदूर को काम करने के बाद पारिश्रमिक कुछ नहीं मिलता है तो उसको काम को बेगार कहा जाता है, मतलब वो बेगारी काम कर दिया, कोई उसको नहीं मिला। अब नेक्स्ट आता है कि मध्यकाल में पुराने धर्म और नया धर्म भी आया था, है ना, ये चीज के बदलाव आया था। तो मध्यकाल में धार्मिक परंपराओं में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। देवीय शक्तियां में लोगों की आस्था प्राय जो है सामूहिक होती थी, लेकिन कभी कभी यह बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पर होती थी। सामूहिक आस्था का जो है वो संबंध स्थानीय समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक संगठन से था। सामुदायिक में जो समुदाय होता है, समुदाय के सामाजिक और आर्थिक बदलाव के साथ साथ इनकी सामूहिक आस्था में भी परिवर्तन देखने के लिए मिला। मतलब यहाँ जो है पुराना और नया धर्म भी आया, है ना। यहाँ मेन चीज हम लोग यहाँ देखेंगे कि सनातन धर्म, है ना, सनातन धर्म जिसे आज भी हिंदू धर्म भी हम लोग बोलते हैं। सनातन धर्म जो है वो सबसे पुराना हिंदू धर्म है। अब वह भारत का अति प्राचीन धर्म है। सनातन धर्म जो है वो बहुत पुराना धर्म है। इस शाश्वत धर्म को 3 धाराएं हैं, मतलब इस धर्म को 3 धारा में बांट दिया गया है, शैव, शाक्त और वैष्णव। और इन तीनों धाराओं का अभ्युदय मूल्य रूप में जो है वो भक्ति की अवधारणा के कारण हुआ है। और इन तीनों धाराओं के मूल्य भाव में कोई भी भिन्नता नहीं है ना। सनातन धर्म में इसको 3 भाग में बांटा गया है, शैव, शाक्त और वैष्णव, और इसमें किसी प्रकार के बदलाव भी नहीं है, अर्थात इनके मूल में सनातन धर्म ही है। मतलब देखिए, भला ही ये सनातन धर्म को 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन है तो ये क्या, सनातन ही है। अब इसके तहत जो है ईश्वर की मान्यता ऐसे इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई है जो कि जहां भक्तों को पहुंचने के लिए किसी भी विशेष कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। मतलब यहाँ इसमें देवी देवताओं तक अगर पहुंचना है तो भक्त जो है उसको किसी प्रकार का जो है किसी प्रकार का कर्मकांड नहीं करना होगा। और प्रेम और करुणा और शांति, सहानुभूति आदि जीवन मूल्य इस आधार पर जो है, इस धर्म के आधार पर है। और वसुदेव कुटुंबकम कि विश्व जो है वो मानववादी दृष्टि से ही हिंदू का सारांश भी है। भगवत गीता हिंदू धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ भी माना जाता है। और इसमें ज्ञान योग एवं कर्म योग के जो बात है उसको बताया गया है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है, इसको सबको मिटाकर संभाव का संदेश दिया गया है। अब इस युग में जो है इस्लाम धर्म का भी उदय हुआ था, इसी युग में, है ना, मध्यकाल में ही इस युग में जो है इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। और अरब से, है ना, अरब के जो है वो सरजमी पर पैगंबर मोहम्मद जो है इस नए धर्म का प्रवर्तक थे। मतलब देखिए, मध्यकाल में ही क्या हुआ था, इस्लाम धर्म का जो है उदय हुआ था। और इसका जो इस्लाम धर्म का जो संस्थापक जो माने जाते हैं वो पैगंबर मोहम्मद माने जाते हैं। और 7वीं शताब्दी के जो है अरब व्यापारियों ने अप्रवासियों के रूप में द्वारा जो है वो अपना कुरान शरीफ के संदेश को जो है वो भारत लाया गया था। और कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है। जिस तरह हिंदू धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ गीता है ना, उसी प्रकार जो है वो मुस्लिम, है ना, इस्लाम धर्म के लिए जो पवित्र ग्रंथ है वो है कुरान इस्लाम, है ना। ऐसी मान्यता है कि यह अल्लाह ईश्वर का संदेश का संग्रह है, जिसे उसने अपने दूत जिब्राइल के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद तक पहुंचाया। मतलब इस तरह से माना जाता है कि ईश्वर जो है ना, ईश्वर अल्लाह जो है वो संदेश का संग्रह करके जिसको जो है अपना दूत जिब्राइल के माध्यम से उसको पैगंबर मोहम्मद तक जो है वो पहुंचा दिया था। और यह ग्रंथ जो है एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकारता है तथा प्रेम और करुणा के उदारता में विश्वास का संदेश देता है। अब पैगंबर के बाद इस्लामी जगत का बगडोर जो संभालने वाले धार्मिक नेताओं को जो है खलीफा कहा जाता है। मतलब देखिए, पैगंबर मोहम्मद के बाद जो भी इस्लाम धर्म का जो मतलब बगडोर को संभाला, है ना, उस व्यक्ति को जो है वो खलीफा बोले जाने लगा। और प्रथम खलीफा जो था वो अबू बकर थे। और 3 अन्य प्रमुख खलीफा जो था वो उमर और उस्मान अली, ये तीनों है। अब नेक्स्ट आता है कि सल्तनत काल में, है ना, सल्तनत काल में से ही जो है कई शासकों के द्वारा जो है इस्लाम धर्म जो विद्वानों जो है उलेमा के संरक्षण दिया जाने लगा था। कालांतर में हिंदू शब्द के तहत जो है इस्लाम धर्म की भी व्याख्या किया गया, अलग अलग ढंग से किया जाने लगा। और इस्लामिक न्याय सिद्धांत के कई महत्वपूर्ण निर्णय भी अंतर दिखने के लिए मिला। और भारत में हनफी और शैव 2 प्रमुख इस्लामिक जो है सिद्धांत भी है। अब हम लोग देखेंगे कि मध्यकाल में ही ऐतिहासिक स्रोत क्या था।
तो मध्यकाल के इतिहास की जानकारी के लिए मुख्य दो रूप से स्रोत है ना। मध्यकाल के इतिहास को अगर हम लोग को समझना है, उसके बारे में जानना है, तो उसके लिए दो स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्य स्रोत। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुरातात्विक स्रोत क्या होता है। तो पुरातात्विक स्रोत में सिक्का, स्थाप्य, भवन के निर्माण इत्यादि आते हैं। मतलब पुरातात्विक स्रोत जो है, ऐतिहासिक स्रोत हम लोग देख रहे हैं कि मध्यकाल में कैसे हम लोग जाने की मतलब जो है क्या सबूत मिला था। तो दो तरह का यहाँ सबूत मिला था, एक पुरातात्विक स्रोत मिला था और एक साहित्य स्रोत मिला था। पुरातात्विक स्रोत में जो है सिक्का है ना, राजा लोग सिक्का जो बनाता था वो चीज सबूत मिला है, भवन मिला है, ये सब मिला है इत्यादि आते हैं। इस काल में जो है वो कई स्मारकों का भी निर्माण हुआ है, बड़ा बड़ा स्मारक का निर्माण हुआ है। दक्षिण के राजा लोग द्वारा जो है मंदिर बनाया गया था, और सल्तनत एवं मुगल काल में जो है कई शासकों ने मस्जिद भी बनाया, मकबरे भी बनाया। तो ये सब सबूत के तौर पर अभी मिलता है। ये भवन उस काल में बने थे, उस काल के भवन के निर्माण के तकनीक और कला को स्पष्ट करता है। और इनमें से अधिकांश आज भी हमारे धरोहर के रूप में है। मतलब आज भी जो है वो मध्यकाल में जो चीज बना था वो आज भी है ना, धरोहर के रूप में। और इस काल अवधि को कई शासकों ने जो है अपने अपने सिक्का भी चलाया था, और ये सिक्का सोना का भी होता था, चांदी, कांसा, ये सब का होता था, जिससे जो है वो उस शासक के साम्राज्य और आर्थिक स्थिति का भी पता चलता था। और सिक्के में जो है वो शासन का राज चिन्ह का अपना नाम और उपनेय भी रहता था, वो सारा चीज। अब नेक्स्ट आता है कि साहित्य स्रोत में क्या क्या मिला है। तो मध्यकाल में कागज सस्ता था और आसानी से उपलब्ध हो जाता था, और इसका उपयोग जो है वो धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक पुस्तकों या यात्रियों के वृत्तांत, मतलब जो यात्री वृत्तांत, मतलब कहीं एक जगह दूसरे जगह जाता था उसके बारे में लिखता था। अदालती दस्तावेजों, संतों के उपदेशों आदि को लिखने के लिए इस चीज किया जाता था। छापखाना नहीं होने के कारण लेखन कार्य जो था वो पांडुलिपि के द्वारा तैयार किया जाता था। पांडुलिपि किसको बोलते थे, जो हाथ से लिखा जाता था। और उस पांडुलिपि को जो है अभिलेखागार, मतलब जो जहां ये चीज को रखने के लिए बढ़िया सा जो होता है, जहां सुरक्षित रखा जाए, अभिलेखागार या पुस्तकालय में सुरक्षित रखा जाता था। और इतिहासकार ने इन पांडुलिपियों व दस्तावेजों को विभिन्न जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करना आसान नहीं है। यहाँ थोड़ा सा हम लोग समझेंगे फिर से एक बार कि ऐतिहासिक स्रोत में दो तरह का स्रोत हम लोग पता चलता है मध्यकाल का, पुरातात्विक स्रोत और साहित्य स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या था कि पुरातात्विक स्रोत में जो है वो सबूत इस तरह का मिलता है, जैसे कि मतलब भवन बना के है ना, भवन बनाया था उसका सबूत के रूप में है, सिक्का जो बनाया था राजा लोग उसका, ये सारा चीज जो कि मतलब फिजिकल दिखता है। और साहित्य स्रोत में जो है कि लिखा हुआ मिलता है। अब नेक्स्ट आता है अभिलेखागार क्या होता है। तो जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को रखा जाता है उसको अभिलेखागार बोलते हैं। छापे खाने के अभाव में पांडुलिपियों को प्रतिकृतियां, लिपिक या फिर तो नकलवीस हाथ से ही बनाया जाता था। नकलवीस मतलब होता है मतलब सुंदर ढंग से लिखना। नेक्स्ट आता है तबकात क्या होता है। तो सामान्य इतिहास से संबंधित ग्रंथ को तबकात कहा जाता है, जिसमें कि विभिन्न वर्गों में के बारे में ऐतिहासिक जानकारी भी दी जाती है। अब देखिए कागज के आविष्कार के बारे में बताया गया है ना। कागज का आविष्कार प्राचीन चीन में हुआ था सबसे पहले, 8वीं शताब्दी में यह ज्ञान इस्लामिक विश्व तक पहुंचा था, और वहां से जो है 11वीं शताब्दी तक यह ज्ञान यूरोप गया था, जिसके बाद कई सुधार भी किया गया था। अब नेक्स्ट आता है कि ऐसा करते समय लिपिक कुछ शब्दों का अथवा वाक्य में हेर फेर कर देते थे। कालांतर में जो था इन प्रतिलिपियां में जो है प्रतिलिपि लिखा जाता था, उस प्रतिलिपियां से बनाई जाती थी, जिस कारण से एक मूल्य ग्रंथ कई प्रतिलिपियों के काफी अंतर मिलता है। और इसलिए इतिहासकार जो है मूल्य लेखक की बातें को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतिलिपियां का भी अध्ययन करते थे। अब अलग अलग समय में है ना, अलग अलग समय में लिखे गए वृत्तांत में भी अंतर देखने के लिए मिलता है। 14वीं सदी में जो था इतिहासकार ने जियाउद्दीन बर्नी 1356 ईस्वी में और 1358 ईस्वी में 2 वृत्तांत लिखे थे, लेकिन दोनों में क्या था, काफी अंतर था। 1971 ईस्वी तक बर्नी ने पहले वृत्तांत के बारे में इतिहासकारों को जानकारी ही नहीं था। अब यह जो है वो किसी पुस्तकालय में दबा पड़ा था, जो कि बाद में यह चीज मिला था। अब मध्यकाल के इतिहास में जानकारी अलबेरूनी, हसन, निजामी, मलिक इसामी है ना, मिनहाज उस सिराज जैसे इतिहासकार जो थे वो लोग के पुस्तक में ये सारा चीज जानकारी मिलता है मध्यकाल के बारे में। इसमें अलबेरूनी की तहकीक ए हिंद जो है, सिराज की तबकात ए नासिरी व हसन की निजामी की ताज में उल मासिर, ये सब के बारे में जो है वो विशेष रूप से उल्लेखनीय मिलता है। और ये अज्ञात लेखक द्वारा जो है वो लिखे गए चचनामा से अरबों का सिंध विजय के बारे में भी जानकारी मिलता है। यहाँ थोड़ा सा एक पॉइंट है, अलबेरूनी कौन है। तो अलबेरूनी इतिहासकार अलबेरूनी जो है वो, अलबेरूनी को भूगोल है ना और खगोल का जो है वो दर्शन साहित्य के कई विद्वानों जो है महारथ हासिल था अलबेरूनी का। और उसकी पुस्तक तहकीक ए हिंद अलबेरूनी के द्वारा ये बुक लिखा गया है। अब मध्यकाल में ये अत्यंत महत्वपूर्ण कृति माना जाता था, और मध्य एशिया में जन्मे अलबेरूनी ने कई वर्षों तक जो है भारत के में रहकर यहाँ के साहित्य के बारे में पढ़ा था, और उनके पुराणों और अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान था। मतलब भारत में रहने के बाद और भारत के जो पुराण ये सब जो है वो पहला मुसलमान जो था इस सब के बारे में पढ़ा था। और अपनी पुस्तक में इसको कई बार भगवत गीता, विष्णु पुराण, वायु पुराण ये सब भी वहां जिक्र किया है इस सब के बारे में। अब उसने उस समय भारतीय समाज का प्रचलित धार्मिक रीति रिवाज, पूजा पाठ, दान, तीर्थयात्रा, यज्ञों, यह भी ये सारा चीज भी वर्णन किया है अपना बुक में ये।
अब अमीर खुसरो, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कौन है। तो अमीर खुसरो मध्यकाल का एक महान विद्वान था और कवि भी था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में पटियाला एटा नामक गांव में हुआ था 1253 ईस्वी में। और सुल्तान बलबन के समय में वे शासन के संपर्क में आए थे और उन्होंने 8 सुल्तानों के शासन को भी देखा था। और वे प्रथम भारतीय लेखक भी था जिसने अपने लेखन में हिंदी शब्द का मुहावरा का पर्याप्त जो है प्रयोग भी किया था। और वे मूल्यतः इतिहासकार नहीं थे, मतलब अमीर खुसरो इतिहासकार भी नहीं थे, जो कि परंतु उसके द्वारा रचित मासनवी और दीवान तत्कालीन भारत के बारे में पर्याप्त जानकारी भी देता है। इतिहासकार नहीं होने के बावजूद भी इसके द्वारा जो लिखा गया था ना, वो भारत के बारे में बहुत जानकारियां भी देता था। उन्होंने कई ग्रंथों की भी रचना किया और वे प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के भी मतलब शिष्य थे। खुसरो पहले व्यक्ति थे जिसने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखे थे और उन्हें खड़ी बोली आविष्कार का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। खड़ी बोली जो होता है वो खुसरो को ही दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने कई राग का भी जन्म दिया है। खुसरो ने भारत में जो है कई विषय पर जो है फारसी भी लिखा है। गद, फिर सौद, बर, रुए, जमी अस्त, है ना, हमी हास्तो, हमी हस्त, इस तरह का जो है कविता भी लिखे हैं। और अगर धरती पर कहीं भी स्वर्ग हो तो यही है, यही है, यही है, मतलब इस तरह की चीजें लिखे हैं। अब थोड़ा सा हम लोग मध्यकाल में झारखंड को भी देख लेते हैं कि मध्यकाल में झारखंड कैसा था। तो मध्यकाल में झारखंड दिल्ली संतलन या सीधे बाहरी कब्जे से मुक्त था, मतलब दिल्ली में जो राजा होता था उससे बाहर ये था। छोटा नागपुर संथाल परगना से लेकर उड़ीसा और मध्य प्रदेश तक फैला जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का पहला प्रयोग संभवतः मध्यकाल से ही जुड़ा हुआ है। उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्रियों को जो है 13वीं सदी के एक ताम्र पत्र में इसका बारे में लिखा गया था। इस क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का जो पहली बार प्रयोग मिलता है। झारखंड यानी वन का प्रदेश। और मध्यकाल में प्रारंभ में झारखंड में जो है वो कई छोटे छोटे शासक लोग जो है शासन करते थे, जिसमें पलामू का जो था वो रक्सेल था, कोकरा का नागवंशी और सिंभू में जो है वो सिंहवंश आदि ये लोग जो थे वो शासन करते थे। और इस समय तक जो है झारखंड में शासकों का ज्यादा बाहरी हस्तक्षेप का सामना नहीं करना पड़ता था, मतलब बाहर के लोग ज्यादा यहाँ नहीं आते थे। और 2-3 बार मुस्लिम फौज उत्तर पूर्वी से होकर गुजरी थी। लेकिन मध्यकाल में इतिहास में यह चर्चा खास तौर पर दर्ज है कि झारखंड में हीरे एवं सोने भी पाए जाते थे उसमें। और यह क्षेत्र सफेद हाथी के लिए भी प्रसिद्ध था। और जब बंगाल में पूर्वी क्षेत्र का केंद्र बना था तो झारखंड का बंगाल का अधीन में भी रहा था। तो ये चैप्टर होता है खत्म। अब इसका क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग अगला वीडियो में करेंगे।